गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंक्शंस में पार्ट 13 में सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, उसमें पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब लेट सी बी द फिक्स कांस्टेंट, फिक्स नंबर, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। fx इक्वल टू c है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की जगह पे आप कुछ भी रखो, आपका आंसर फिक्स ही रहेगा c। x की जगह पे कुछ भी रखो मतलब डोमेन हो गया r और आंसर c ही रहेगा, मतलब रेंज हो गई c। ठीक है, तो क्लियरली डोमेन ऑफ f इक्वल टू r एंड रेंज ऑफ f इक्वल टू ओनली c। c के अलावा कोई आंसर आएगा ही नहीं, बराबर। इसको ग्राफ में समझते हैं कि ये ग्राफ कैसा होगा इसका। देखिए, मतलब अगर आप यहाँ पे 1,0 समझो, ठीक है, ये 0,0 है, ये 2,0 समझो, ये 3,0 समझो, ये 4,0, हर एक का हाइट c है, हर एक का हाइट c ही है। आप देखिए, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब आंसर, तो हर एक बार आंसर आपका c ही आएगा। तो fx इक्वल टू c वो अपना रेंज हो गया, ठीक है, और डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियरली डोमेन ऑफ f का जो डोमेन है वो r है, क्योंकि आप x की जगह पे कुछ भी रखो, यहाँ पे लिखा है ऑल x बिलोंग्स टू r, और आंसर में भी आपको वापस x ही मिल रहा है, मतलब कोडोमेन भी, मतलब रेंज भी अपना r ही है। और ये एक्चुअली क्या कह रहा है, तो मुझे मालूम है कि fx इक्वल टू y होता है, तो y इक्वल टू fx इक्वल टू x, मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू x, मतलब ये एक ऐसी लाइन बना रहा है जिसमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 0, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम, 1,1, 2,2, 3,3, -1, -1, -2, -2, ठीक है। तो देखिए, ये ग्राफ अपना ऐसा बनेगा, ये 0 0, ये 1,1, ये 2,2, ये 3,3, ये -1 -1, ये -2 -2, ये -3 -3, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन, the function is defined by fx equal to modulus x is equal to x when x greater or equal to 0 minus x when x less than 0 is called modulus function। ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है। देखिए, fx मतलब y है, तो मेरा y इक्वल टू x आता है, कब आता है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो मतलब मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू x। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस है, तो अगर मेरा x लेस देन 0 है तो मेरा आंसर y इक्वल टू क्या आ रहा है, -x, तो y इज इक्वल टू -x। ये क्या बता रहा है कि मेरा अगर x लेस देन 0 है, मतलब x क्या होगा, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, x लेस देन 0। और यहाँ पे -1 लिखूंगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 लिखूंगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। -3 लिखने से +3, -4 लिखने से +4, मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहा है ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसे, मतलब -1 1, -2 2, मतलब मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, fx इक्वल टू -x, ठीक है। ये दिखता है -x, कई लोग ये सोचते हैं कि मॉड्यूलस x का आंसर सर नेगेटिव कैसे आया। भाई ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि x खुद नेगेटिव है और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, मतलब वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। fx इक्वल टू मॉड्यूलस x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आंसर x, और आंसर -x इफ x लेस देन 0। लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ये 2 पार्ट में नहीं करना है, 3 पार्ट में करना है। 3 पार्ट में मतलब ऐसे बताना है। देखिए, x जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 था उसमें ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 को सेपरेट कर दो, तो ग्रेटर देन 0 पे x ही है, और इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, तो वो तो सही है। और बाकी का तो एज इट इज, मतलब ये 3 पार्ट में, मॉड्यूलस x को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये आपको याद रखना है। लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है। डोमेन ऑफ f उसका r है, आप x की जगह पे कुछ भी लिखो, लेकिन आंसर आपको पॉजिटिव ही दे रहा है। वो 0 का आंसर 0 देगा, मतलब वो 0 को इंक्लूड करते हुए ऑल पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। रिमार्क्स फर्स्ट, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको समझिए, देखो, अगर मेरा x इक्वल टू 5 है तो मॉड्यूलस x
एक्चुअली मॉड्यूलस एक्स मतलब क्या होगा, मॉड्यूलस 5 मतलब 5 ही होगा, लेकिन ये क्या बता रहा है, तो इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 5 कॉमा -5, जो नंबर है उसका नेगेटिव यहाँ पे ले लो, तो ये दोनों में मैक्सिमम क्या है 5। अगर x मेरा -5 है तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -5 कॉमा इसका माइनस मतलब +5, ठीक है। तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, तो +5, तो मतलब मॉड्यूलस x मुझे +5 मतलब प्लस ही दे रहा है। तो ये डेफिनेशन है, किसी और तरीके से लिखी हुई है। मॉड्यूलस ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव साइन को वेनिश कर देता है। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y। देखो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है कि मॉड्यूलस x प्लस वाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, इज लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y। ये तो है, लेकिन क्या है कि मॉड्यूलस x माइनस वाई है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस वाई। अब लेस और इक्वल टू ये कंडीशन के हिसाब से मुझे क्या देगा, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस माइनस वाई। तो मतलब क्या हो गया, यही हो गया मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y, क्योंकि मॉड्यूलस माइनस वाई मतलब मॉड्यूलस y। सेकंड प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। क्लियरली 1/x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो 1/0 इज अनडिफाइंड, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मतलब उसका डोमेन ये हो गया कि डोमेन में आप 0 नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी नंबर लिखो, आपको 1 करोगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन 0 नहीं लिख सकते। कैन यू गेस द डोमेन ऑफ f इन दिस केस? यस, 0 नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी नंबर लिखो, मतलब डोमेन हो गया r-0। अब देखो ये fx इक्वल टू 1/x है, तो fx की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, तो y इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू 1/y। तो मेरा y जो है ना वो भी मैं 0 के अलावा कोई भी ले सकता हूँ, 0 नहीं ले सकता। तो मतलब ये हो गया कि क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इक्वल टू 0। तो y एक्चुअली क्या है, y इक्वल टू fx है, और fx मतलब रेंज हो गया, तो रेंज जो है वो भी 0 नहीं आ सकती। इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इक्वल टू 0, 0 नहीं आ सकती, 0 के अलावा कोई भी आएगी, तो मतलब रेंज भी हो गया r-0। ठीक है, ये मेरा ग्राफ होगा। अगर मैं x पॉजिटिव लूँगा, x इक्वल टू 1/y, y इक्वल टू 1/x, x पॉजिटिव लूँगा तो y पॉजिटिव मिलेगा, x नेगेटिव लूँगा तो y नेगेटिव मिलेगा। ग्राफ मेरा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब दोनों नेगेटिव। सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब देखिए मॉड्यूलस x अपॉन x, तो देखिए मॉड्यूलस x का आंसर अगर मैं 3 आंसर निकालूं तो मेरा आंसर x आता है इफ x ग्रेटर देन 0, आंसर -x आता है इफ x लेस देन 0, और आंसर 0 आता है इफ x इक्वल टू 0। ये मुझे मालूम है। तो x इक्वल टू 0 वाला तो यहाँ पे नहीं है, मतलब उसका केस अलग है, तो मतलब इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। अब नॉट इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। तो fx इज इक्वल टू, अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, तो fx क्या होगा, तो fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x। उसमें मॉड्यूलस x का आंसर x है, तो मतलब वो x अपॉन x हो जाएगा, x अपॉन x मतलब 1। और x लेस देन 0 है तो fx इक्वल टू क्या होगा, तो मॉड्यूलस x का आंसर -x होगा, x लेस देन 0 है तो -x अपॉन x, और वो मुझे क्या देगा, -1। मतलब यही चीज को अगर मुझे इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। अब समझो कि भाई यही चीज को, ये आप याद रखना कि x ग्रेटर देन 0 है, x जो ग्रेटर देन 0 है तो fx का आंसर 1 है, और x लेस देन 0 है तो fx का आंसर -1 है। ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। सिंगम फंक्शन नहीं है, ये कोई सिंगम नहीं है, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। क्लियरली fx इज इक्वल टू, देखिए fx एक्चुअली क्या हो गया, तो अभी हमने देखा कि अगर x जो ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 है, 0 पे तो 0 है, वो तो है, और अगर x लेस देन 0 है तो मेरा आंसर -1 है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x x डैश y y डैश, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 पे मेरा ये ग्राफ बनेगा fx इक्वल टू -1 वाला। ठीक है, 1 पे मेरा ये ग्राफ बनेगा fx इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, मतलब ये हमें समझना है। और ये मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब क्या है कि आप बॉल पेन को उठाए बिना बना सको तो वो कंटिन्यूस है। इसको बनाने के लिए मुझे बॉल पेन उठाना पड़ता है,
कि भाई पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये जीरो वाला यहाँ पे है, मतलब ये ग्राफ मेरा डिसकंटिन्यूस है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, मतलब x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी वैल्यू लिखो पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखो, 0 भी लिखो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो डोमेन में, लेकिन आंसर आपके 1 0 -1 ही आता है, मतलब -1, 0, 1। स्क्वायर रूट फंक्शन, द फंक्शन fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट फंक्शन सिंस नेगेटिव रियल नंबर डू नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट्स। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं आता है, मतलब इसका डोमेन जो आएगा उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, तो मतलब क्या हो गया, डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक सब कुछ आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, मतलब बीच में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। और दूसरा हमें यह भी मालूम है कि स्क्वायर रूट करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करोगे, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब ये हो गया कि हाँ 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 आएगा, मतलब आंसर नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब उसका रेंज जो है वो भी पॉजिटिव एंड 0 ही होगा, तो मतलब उसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेम क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, ये ऐसे आपको ग्राफ उसका मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो समझना है, ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना वो r प्लस यूनियन 0 से r प्लस यूनियन 0 है, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब क्लोज इंटरवल हो गया, या फिर ऐसे भी लिखो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। एक और बात आपको समझना है और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्क्वायर रूट का सिंबल जो है ना वो सिर्फ इतना है। अब आप इसके ऊपर ये जो किया हुआ है ये बार ब्रैकेट है, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। आपको कई जगह पे ऐसा भी दिखेगा, मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। ब्रैकेट्स जो हमारे पढ़ने में आते हैं वो 4 तरह के आते हैं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। बार ब्रैकेट अब कम यूज होते हैं, लेकिन उसका जहाँ पे यूज हो चुका है, मतलब हम बार बार उसका यूज करते हैं, लेकिन अब हमें मालूम ही नहीं है कि ये बार ब्रैकेट है। इन शॉर्ट स्क्वायर रूट का सिंबल सिर्फ इतना है, ये वाला बताया हुआ है, स्क्वायर रूट का सिंबल सिर्फ इतना है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लोगे या फिर अपना मोबाइल का कैलकुलेटर खोल देखोगे ना आप, ठीक है, मोबाइल का कैलकुलेटर देखोगे, उसको खोलोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि उसका सिंबल आपको उसमें ऐसे ही दिखेगा, सिर्फ इतना ही सिंबल है, और वो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो ये करते हैं ना, ये ऐसे, वो गलत है। एक्चुअली ये बार ब्रैकेट और स्क्वायर रूट के सिंबल के बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन चलता है, अब मतलब सब कुछ चलता है, तो कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं या फिर फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू देता है, फ्लोर, सीलिंग मतलब ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये फ्लोर है। तो देखो द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स है और इसको ऐसे लिखा है, देखिए नीचे की तरह आपको ये डैश दिखेगा, हाइफन दिखेगा, ऊपर का भाग खुला हुआ है, मतलब ये फ्लोर दिखा रहा है। डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको समझते हैं पहले। तो देखो ये उसका 10 करके डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एन इफ एन लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस 1 फॉर एन बिलोंग्स टू जेड। अब ये क्या कह रहा है समझिए, अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में 7.2 है और मुझे ये कहा गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मुझे इसका आंसर 7 देगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरा 7 एंड 8 के बीच में है, n एंड n प्लस 1 के बीच में है, तो मुझे आंसर में n देगा। देखिए तो आंसर में मुझे यहाँ पे देगा 7। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो देखो 7.2 का जब भी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ तो 7.2 से पहले और 7.2 के बाद में जो इंटीजर्स है वो सब इंटीजर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ऐसे तो सबको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब में तो लिखूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़े लिख दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1, नॉट एक्सीडिंग x, x से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब कि 7.2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो 7.2 से बड़े सब नंबर को कैंसिल करो, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 1 और नॉट एक्सीडिंग x, और उसमें दूसरा क्या कहा है कि बाकी के जो इंटीजर्स है उसमें से जो ग्रेटेस्ट 1 है वो अपना आंसर है। तो बाकी के इंटीजर में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7, तो अपना आंसर है 7। हमें ऐसा कहते हैं,
तो ये डेफिनेशन को समझना है आपको, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि देखो x की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब अपना जो डोमेन है वो हो गया r, और आंसर तो आपका n ही आता है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर देता है, तो रेंज हो गया z। ओके, ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आप देखिए तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन बनाया, ये 1, ये 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। अब देखिए ये जो बना ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या कह रहा है, चलो इसके बाद बाजू वाला बना रहा हूँ, ये वाला देखिए। देखो अगर मैं 1 लूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा, आंसर मतलब हाइट। 1.5 1.2 लूंगा तो भी मेरा आंसर 1 आएगा, 1.5 लूंगा तो भी आंसर 1 आएगा, 1.9 लूंगा तो भी आंसर 1 आएगा, लेकिन 2 के टाइम मेरा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 के टाइम, ये -2 के टाइम, ठीक है। तो ये मेरा मतलब स्टेप बता रहा है, ये स्टेप फंक्शन है। दूसरा कि यहाँ पे आप ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ग्राफ की लेंथ 1 है, यहाँ से यहाँ तक की 1 है, फिर ये भी 1 लेंथ है, ये भी 1 लेंथ है, इसकी भी 1 लेंथ है, मतलब एक ही जैसा ग्राफ 1 लेंथ पे रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू इंटीजर x, इसका जो पीरियड कहते हैं, प्रिंसिपल पीरियड, वो 1 है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज क्या है, ये तो अपना डेफिनेशन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ n लेस और इक्वल टू x लेस देन n+1 देन इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये हमने अभी देखा है। अब हमें ये चीज मालूम है कि अगर a लेस देन b लेस देन c है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -a लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, b का होगा -b, लेस और इक्वल टू का ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे -c। अब इसको मैं रिवर्स करके लिखूँ तो -c लेस और इक्वल टू -b लेस देन -a। कई लोग ये बीच वाला इंप्लाइज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख देते हैं, मतलब a लेस देन b लेस और इक्वल टू c है तो -c लेस और इक्वल टू -b लेस देन -a, ऐसे लिखते हैं। तो मतलब ये हमें समझना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो n लेस देन x लेस और इक्वल टू n+1 है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो पहले -n+1 आएगा, फिर -x आएगा, फिर -n आएगा, ये लेस और इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि वो n+1 के साथ है और लेस देन n के साथ है, ठीक है। और इसका मैं इंटीजर ब्रैकेट बनाऊँ तो मेरा आंसर जो छोटा है वो आएगा, मतलब मेरा आंसर आएगा -n+1 वेयर n बिलोंग्स टू z। देखो इंटीजर ऑफ n तो इज इक्वल टू n इफ n बिलोंग्स टू z। अगर आप इंटीजर लिखोगे तो उसका इंटीजर ब्रैकेट वही खुद ही होगा, ठीक है। x-1 लेस और इक्वल टू इंटीजर ऑफ x लेस देन x लेस देन, यहाँ पे लेस और इक्वल टू x लेस देन इंटीजर x+1। अब देखिए इसको आप समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि x इज इक्वल टू 7.2 लूंगा तो इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 7 आएगा, 7.2 का इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा x-1, x-1 मतलब 7.2 -1, तो यहाँ पे मुझे देगा 6। ये इंटीजर x का मुझे आंसर आया 7, फिर x तो x मतलब 7.2, और फिर ये इंटीजर x+1 मतलब 7 + 1 मतलब 8। तो अब देखिए बीच में कौन सी साइन आई, रेड कलर से बताई है, लेस देन, ठीक है। अपने पास तो इक्वल टू भी आती है, तो इक्वल टू कब आती है, तो अगर मैं x की जगह पे इंटीजर लूँ, ठीक है। तो इंटीजर ऑफ 7 इक्वल टू 7, सो यहाँ पे क्या होगा 7 - 1, क्योंकि x 7 है तो 7 - 1 6, लेस देन इंटीजर का आंसर 7 है तो 7 इज इक्वल टू खुद x भी 7 है और लेस देन 7 + 1 मतलब 8। मतलब यहाँ के जो बीच की जो साइन आती है वो लेस देन भी आ सकती है या फिर इक्वल टू भी आ सकती है, मतलब यहाँ पे हुआ लेस और इक्वल टू। m लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू n है, वेयर mn बिलोंग्स टू z। तो डबल इंप्लाइज आप लिख सकते हो m लेस और इक्वल टू x लेस देन n+1, क्योंकि वो इंटीजर है तो वो यहाँ पे इक्वालिटी देगा। इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू इंटीजर x प्लस n, ये आपको समझना है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे इंटीजर है तभी आप उसको बाहर सेपरेट कर सकते हो, वरना आप सेपरेट नहीं कर सकते। वरना क्या होगा वो हम, ये अपना 6th रूल है, हम वो 8 में देखेंगे, 6 में 7 और उसके बाद जो 8 आएगा उसमें हम देखेंगे कि अगर दोनों x एंड y दोनों अगर इंटीजर नहीं है, बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो इंटीजर x प्लस इंटीजर y नहीं होगा। कब होगा या कब नहीं होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेपरेट करना है तो यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर ऑफ -x, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z। क्यों 0 है, क्योंकि अगर वो x बिलोंग्स टू z है, मतलब वो अगर इंटीजर है तो इंटीजर ऑफ n इक्वल टू n होता है, तो इस तरह इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x होगा, ये इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -x होगा, तो ये कैंसिल होकर मुझे आंसर दे देगा 0। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, तो मुझे आंसर -1 देगा। क्यों,
क्योंकि आप अगर देखो तो यहाँ पे इंटीजर ऑफ x का आंसर n है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी निकाल दूँ तो यहाँ पे आंसर मेरा n है, और यहाँ पे मेरा आंसर देखिए तो माइनस ऑफ n+1 है। अब दोनों का एडिशन करूँ, ये दोनों का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि n माइनस n तो कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -1, तो ये मेरा -1 हुआ। इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, तो इज इक्वल टू इंटीजर x प्लस इंटीजर y होगा व्हेन फ्रैक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ y लेस देन 1। फ्रैक्शन ऑफ x मतलब क्या है कि 7.2 है, तो उसका फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन पार्ट वो कौन सा है, 0.2 फ्रैक्शन वाला। ओनली 7 है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो उसका डेफिनेशन है x माइनस इंटीजर x, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7.2 माइनस 7.2 का इंटीजर मतलब 7, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या देगा, 0.2, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो मुझे लिखना है इंटीजर x प्लस इंटीजर y प्लस 1, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर x, जो हमने अभी कहा। देखो इसको समझते हैं। इफ x इज इक्वल टू 7.2, मतलब ये वाला केस समझते हैं, ठीक है। तो उसका इंटीजर ब्रैकेट होगा 7। इफ y इक्वल टू 11.1, तो 11.1 का इंटीजर ब्रैकेट होगा 11, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एक्चुअली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट के बाद जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट है, तो 7.2 में पॉइंट के बाद क्या है, 0.2, तो 0.2 मेरा फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। इंटीजर ऑफ y, तो मतलब y माइनस इंटीजर y, ये करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप 11.1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1, आप ये प्रोसेस करोगे तो भी 0.1 ही होगा, ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.3 विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1 मतलब ये वाला है। तो मतलब अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 7.2 प्लस 11.1 इक्वल टू 18.3 का इंटीजर पार्ट 18 आएगा। और अगर आप इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y करोगे तो 7.2 का इंटीजर पार्ट और 11.1 का इंटीजर पार्ट, मतलब 7 प्लस 11, वहाँ पे भी 18 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब हम करते हैं ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू 7.8, इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 7.8 का इंटीजर पार्ट मतलब वो 7 हो गया, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 11.6 लूंगा तो इंटीजर पार्ट ऑफ y इक्वल टू 11 हो जाएगा, क्योंकि 11.6 11 एंड 12 के बीच में है। देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा मेरा 0.8, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 0.8 ही होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y मेरा 0.6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट प्रोसेस करो y माइनस इंटीजर y और टाइम पास करो तो भी वो तो आंसर 0.6 ही आने वाला है, ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0.8 प्लस 0.6 इक्वल टू 1.4। ये 0.8 है, ये 0.6 है, तो 1.4 विच इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरा ये वाला आंसर आएगा कि भाई दस इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7.8 प्लस 11.6 इक्वल टू 19.4 का इंटीजर पार्ट होगा 19, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू इसका 7.8 का इंटीजर पार्ट 11.6 का इंटीजर पार्ट प्लस 1, तो 7.8 का 7 हुआ, 11.6 का 11 हुआ, प्लस 1 करने से 7 प्लस 11 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ इक्वालिटी वाला, ठीक है। तो x इक्वल टू 7.8 लिया तो इंटीजर पार्ट उसका आया x 7, y इक्वल टू 11.2 लिया तो इसका इंटीजर पार्ट आया 11, ठीक है। देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा हो जाएगा 0.8, डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू होगा 0.2, वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, तो पॉइंट के बाद वाला। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ओके। दस इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7.8 प्लस 11.2 इक्वल टू 19, और उसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा 19, क्योंकि इंटीजर है तो वो 19 ही देगा, ठीक है। एंड इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y प्लस 1 मतलब के 7.8 का इंटीजर पार्ट 7, 11.2 का 11, और ये प्लस 1 मतलब ये मुझे 7 प्लस 11 18 प्लस 1 मतलब 19 दे रहा है। मतलब इक्वालिटी के टाइम भी मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब इसको आपको समझना है। इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू x आता है इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू z, अगर वो इंटीजर है तभी वो उसका आंसर देगा। अब देखिए यहाँ पे अपना इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या है, वो है अपना n, तो यहाँ पे अगर मैं इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखूँ n की जगह पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीजर पार्ट ऑफ x ऑलवेज लेस और इक्वल टू x। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x इज ग्रेटर इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r,
वही चीज है, लेकिन उसको मैं ग्रेटर और इक्वल टू लिख रहा हूं। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर x इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमने अभी उसका मतलब यूज किया। देखो इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू n है, वेयर n लेस और इक्वल टू x लेस देन n प्लस वन, ये हमें मालूम है n बिलोंग्स टू z, और सो n लेस और इक्वल टू x लेस देन n प्लस वन, ये अपना जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू n आया तो यहाँ पे मैं माइनस करके n इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू n मैंने किया, मतलब ऊपर वाले में से ये वाला मैं माइनस कर रहा हूँ। तो देखो n माइनस n तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लेस और इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस इंटीजर x, और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे n निकल जाएगा तो 1, तो मतलब ऐसा आ रहा है। तो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1। और ये क्यों होता है, रीजन क्या? तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो सपोज आपने 11.2 लिया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.2, तो वो 0 एंड 1 के बीच में हुआ। अब आप एक बात समझिए कि अगर आपने 11 लिया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद वाला नंबर तो वो तो वही है। वी हैव डोमेन f इज इक्वल टू r, क्योंकि x की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मतलब उसका डोमेन तो r हो गया। लेकिन रेंज जो आएगा, जो अपना आंसर आएगा, वो तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, मतलब क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1। देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपना कैसा दिख रहा है, ये मैंने 1 एंड माइनस 1 को बता दिया। अब देखो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्राफ उसका ऐसा बनता है, ये 0 है, ये 1,0, ये 2,0, यहाँ पे 3,0, ये -1,0, -2,0, -3,0, ठीक है। तो हर एक ग्राफ की लेंथ 1 यूनिट है, 0 to 1 में उसकी 1 यूनिट लेंथ है। ये मतलब आप देखो कि हर एक ग्राफ, ये हर एक पार्ट जो है ग्राफ का, वो 1 लेंथ में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो प्रिंसिपल पीरियड है ना वो 1 है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रिंसिपल पीरियड 1 है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये तो हमें मालूम है कि 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो यहाँ पे x लिखा है ना, वो तो x बिलोंग्स टू r है, तो वो नेगेटिव x भी हो सकता है, तो मतलब ये दोनों सेम ही है, नॉट डिफरेंट। अब ये वाला देखिए, देखो हमें मालूम है कि अगर मेरे पास n लेस और इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 है, तो मैं उसका इंटीजर पार्ट लिख पाऊंगा n। तो यहाँ पे आप देखिए तो 0 लेस और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 है, ऐसा ही है। तो इसका मैं अगर इंटीजर पार्ट लिखूंगा तो वो मेरा आएगा 0, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए अब देखते हैं, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो x इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू z, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि 7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 7 के बाद पॉइंट में कुछ भी नहीं है, तो मेरा आंसर 0 ही होगा। अगर उसको मतलब देखना है, मतलब प्रूफ देखना है, तो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है n, इंटीजर पार्ट ऑफ n तो n ही रहता है अगर n बिलोंग्स टू z है, तो n माइनस n इक्वल टू 0। दस इंटीजर पार्ट ऑफ दस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z। अब ये वाला देखो, अगर मेरा x बिलोंग्स टू z है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, तो अगर मेरा x बिलोंग्स टू z है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, माइनस x भी 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये z मतलब ये इंटीजर है, तो माइनस लगाने से वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा नंबर, लेकिन होगा तो इंटीजर का इंटीजर, और इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 1 आंसर आता है व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z। अब ये कैसे आता है तो वो हम समझते हैं। देखो फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू n होता है अपने पास, वेर n लेस देन x लेस देन n प्लस 1। यहाँ पे मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे बताना है x डज नॉट बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब सो इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस 1 होता है। वो कब होता है? जब माइनस ऑफ n प्लस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x और ये माइनस n, ठीक है। तो अब मैं ये दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा x माइनस इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x होगा माइनस x माइनस इंटीजर ऑफ माइनस x। तो ये x की वैल्यू जो है वो तो एज इट इज है, लेकिन इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू n है। माइनस x एज इट इज है, लेकिन इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू है माइनस ऑफ n प्लस 1। तो देखिए
ये हुआ x माइनस एन, ये हो जाएगा प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हो ये x x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचा माइनस एन प्लस वन, ये एन एन भी कैंसिल हो रहा है, तो मतलब मेरे पास आंसर आया 1। तो मतलब ये हमें समझना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1। एफ एक्स इक्वल टू जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है पीरियड 1, वो तो हमने ग्राफ पे देखा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं या फिर उसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, मतलब ऊपर वाला आंसर देता है। ठीक है, देखिए समझते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज दिस टाइप का ग्राफ है, देखो ऊपर में मतलब आपको डैश दिखेगा। डिफाइंड एज लिस्ट इंटीजर और नॉट लेस देन एक्स इज कॉल्ड द लिस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने यहाँ पे 7.2 रखा तो ये नंबर 7 और 8 के बीच में है, तो आपको आंसर देगा 8। ये समझना है आपको। ओके, दूसरा कि ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो देखो 7.2 के आजू बाजू वाले में थोड़े नंबर लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12, थोड़े नंबर मैंने लिखे। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ओके तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एज द लिस्ट इंटीजर, वो लिस्ट इंटीजर है, नॉट लेस देन एक्स, एक्स से छोटे नहीं होने चाहिए, मतलब 7.2 से छोटे नहीं होने चाहिए। तो बाकी के बचे उनमें से लिस्ट इंटीजर है, मतलब क्या है 8 अपना आंसर है। तो ये ऐसे कह रहा है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या है कि 7 और 8 के बीच में है, तो आंसर देगा 8। Thus fx is equal to integer of लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n+1, मतलब वो n और n+1 के बीच में है, तो आंसर देगा n+1। वी हैव डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, और वापस मुझे आंसर तो इंटीजर ही दे रहा है, n इज बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है, +1 करोगे तो इंटीजर ही रहेगा, तो मतलब रेंज है मेरी z। देखो ये स्टेप फंक्शन क्यों है समझते हैं। देखो वापस मैंने ये 1 2 -1 एंड -2 बताया। देखो ये स्टेप ऐसे आता है कि 0 है तो वो 0 ही देगा, मतलब यहाँ पे ओपन सर्कल है, 0.5 पे हाइट 5 मतलब 1 है, ये 1 जितनी हाइट है, 0.7 पे हाइट 1 है, 1 पे हाइट 1 है, ठीक है, मतलब सब नंबर 0 एंड 1 के बीच में है, ये वाले सब नंबर, तो आंसर क्या देगा 1। हाइट कितनी देगी 1। देखो अब ये वाला 1 की हाइट 1 है, लेकिन 1 के बाद कोई भी नंबर होगा उसकी हाइट 2 हो जाएगी, 2 तक सबकी, मतलब 1 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो हाइट मुझे क्या देगा इसका, हाइट मतलब ऐसे करके लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2, ऐसा मुझे कह रहा है। ठीक है, ये ऐसे मतलब आप देखिए तो ये भी एक स्टेप फंक्शन ही है, स्टेप ही बन रहा है, और आप ये भी देख सकते हो कि एक ही जैसा ग्राफ 1 1 की लेंथ पे रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसका प्रिंसिपल पीरियड 1 है। प्रॉपर्टीज एन लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू n+1, लिस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n+1, ये तो हमने मालूम है। ये भी हमने देखा है कि a लेस देन b लेस देन c है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -c लेस और इक्वल टू -b लेस देन -a आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -n+1 पहले आ जाएगा, लेस देन -x लेस और इक्वल टू -n। अब इसका मैं इंटीजर बनाऊँ, इंटीजर पार्ट ऑफ -x लिस्ट इंटीजर, तो वो आ जाएगा बड़ा वाला क्या है तो -n है, तो मेरा आंसर आएगा -n। इंटीजर लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n इज इक्वल टू n, अगर n बिलोंग्स टू z है, अगर वो इंटीजर है तो वो खुद n ही देगा आंसर। x लेस और इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ n इज लेस और इक्वल टू लेस देन इंटीजर पार्ट ऑफ x+1। ये कैसे आया, तो देखिए अगर मैं x इक्वल टू 7.2 लूंगा तो उसका इंटीजर पार्ट लिस्ट इंटीजर पार्ट 8 आएगा, सो 7.2 मतलब x इज लेस देन 8 इज लेस देन 8+1। अगर मैंने x इक्वल टू 7 लिया, इंटीजर लिया, तो उसका आंसर तो इंटीजर 7 ही आएगा। तो सो ये x मतलब 7 इज इक्वल टू ये 7 और ये 7+1 मतलब 8, मतलब बीच में जो साइन जो आती है रेड कलर से बताई हुई है, लेस देन भी आ सकती है इक्वल टू भी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा लेस और इक्वल टू। m लेस देन x लेस और इक्वल टू n आता है, तो मतलब ये हो गया कि वो x जो है वो m एंड n+1 के बीच में है। x+n का लिस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू क्या आती है, तो लिस्ट पार्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस n, मतलब अगर मेरा n जो बिलोंग्स टू z है तो भी मैं ये लिख सकता हूँ, अगर वो बिलोंग्स टू z नहीं है ना तो क्या होगा वो हम देखेंगे।
देखो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस एक्स, लिस्ट इंटीजर, तो क्या होगा, तो देखिए उसका आंसर 0 आता है इफ x बिलोंग्स टू z। क्यों 0 आता है, क्योंकि इंटीजर पार्ट ऑफ n इक्वल टू n होता है इफ n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे आंसर x होगा, यहाँ पे आंसर माइनस एक्स होगा, तो वो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो x डज नॉट बिलोंग्स टू z है तो आंसर 1 देगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस 1 है और लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस n है। ये दोनों का एडिशन करूंगा तो 1 होगा, ये n तो कैंसिल हो जाएंगे। इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू z, ये तो हमें मालूम है। अब यहाँ पे देखिए, देखो ये x जो है ये n प्लस 1 है, वो मेरा लिस्ट इंटीजर पार्ट है, लेस और इक्वल टू x है। तो अगर इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो लिस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, इसको जनरल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट है ना वो कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलो इन जनरल a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 1, वो नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और दैट कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 1। अगर वो 1 नहीं है, ठीक है, इन जनरल देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू a रेज टू x। एक्चुअली जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात आती है तो मोस्ट ऑफ हम लोग e रेज टू x ही समझते हैं, लेकिन जनरली होता है वो a रेज टू x। सिंस fx इक्वल टू e रेज टू x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक x पे उसकी वैल्यू मिल सकती है, मतलब इसका डोमेन जो है वो r हो गया और जो रेंज होगी ना वो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होगी। मतलब इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, 0 भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। क्यों, तो इसका रीजन हम देखते हैं। देखो सपोज ये a रेज टू x इज इक्वल टू y है, ठीक है, तो मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू x, लेकिन x आगे आ जाएगा, अपॉन लॉग a कर रहा हूँ, ठीक है, लॉग y अपॉन लॉग a मतलब लॉग y बेस a हो गया, तो x की वैल्यू लॉग y बेस a हो गई, ठीक है। देखिए ये मेरा e रेज टू x का ग्राफ है। देखिए पूरा ग्राफ आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, मतलब ऊपर की ओर दिख रहा है, मतलब हर एक पॉइंट की हाइट आपको पॉजिटिव दिख रही है, मतलब e रेज टू x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, ग्राफ ऊपर की ओर ही जाएगा। याद रखना ये आपको बहुत जगह पे काम लगेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x या फिर a रेज टू x फॉर a ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a रेज टू x भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियरली लॉग y बेस a इज डिफाइंड ओनली व्हेन y इज पॉजिटिव। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, वो हमने अभी देखा। देखिए ये ग्राफ समझते हैं। अगर a जो ग्रेटर देन 1 है तो जो a रेज टू x का आंसर आएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन में जाएगा ऐसे। और अगर मेरा a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 मतलब एक्चुअली 0 लेस देन a लेस देन 1, क्योंकि वो पॉजिटिव तो होना चाहिए, तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में। और दोनों टाइप आप देख सकते हो कि मेरा जो आंसर है वो तो मेरा कैसा आ रहा है, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ a रेज टू x इट इज ऑब्वियस दैट a रेज टू x ग्रेटर देन 0, a रेज टू x का ग्राफ ग्रेटर देन 0 आ रहा है दोनों टाइम, x बिलोंग्स टू r, a ग्रेटर देन 0। logarithm function, logarithmic function. The function fx equal to log x is called the logarithmic function. In general, a is positive real number, a not equal to 1. Then the logarithmic function is defined by fx equal to log x base a. Since fx equal to log x base a is defined for all positive real values of x, so we have domain of f equal to open interval 0 to infinity. f का डोमेन क्या रहेगा, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव पे ही डिफाइंड है, ठीक है। और इसका आंसर जो आता है लॉग का आंसर वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब उसका रेंज जो है वो r है। देखिए हम समझते हैं। लेट y इक्वल टू लॉग x बेस है, तो लॉग x अपॉन लॉग a मल्टीप्लाई किया क्रॉस में, ये y को ऊपर ले लिया तो लॉग ऑफ a रेज टू y इक्वल टू लॉग x, लॉग निकाल दिया तो a रेज टू y इक्वल टू x। मतलब क्या हो गया कि a रेज टू y डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, मतलब y की जगह पे कुछ भी रखो चलेगा। मतलब ये हो गया कि y जो है, y मतलब रेंज, वो अपना r रहेगा, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r। देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये ग्राफ है। ये ग्राफ मेरा कब है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग है,
ठीक है। और ये मेरा ग्राफ देखिए, तो इफ 0 लेस देन a लेस देन 1 है, मतलब ये ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो ग्राफ में क्या बताया रहा है कि आप ऊपर की ओर भी जा रहा है ग्राफ, मतलब पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 0 भी है और यहाँ पे नेगेटिव भी जा रहा है, मतलब आंसर जो है मेरा रेंज है वो तो आर होगा। नोट, इफ fx इक्वल टू log x बेस e, मोस्ट इंपोर्टेंट, देन f इनवर्स x इज इक्वल टू e रेज टू x। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इफ fx इज इक्वल टू log x बेस a, मुझे मालूम है ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि ग्राफ तो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो इनवर्स उसका पॉसिबल है। तो fx को मैं y के देता हूँ, तो y इज इक्वल टू log x बेस a। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू log x अपॉन log a। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y log a इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो देयरफॉर log a रेज टू y ऊपर गया तो इज इक्वल टू log x, दोनों साइड में log निकाल देता हूं, तो a रेज टू y इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी आई तो उसको मैं कहता हूं f इनवर्स y, तो देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू a रेज टू y। अगर मुझे उसको x के फॉर्म में लिखना है तो f इनवर्स x इज इक्वल टू a रेज टू x। ऑलवेज याद रखिए कि अगर मेरा fx log x बेस a है तो f इनवर्स x क्या होगा, a रेज टू x। log x बेस e है तो f इनवर्स x क्या होगा, e रेज टू x। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। पोलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 प्लस अप टू an माइनस 1 x प्लस an, where a0 a1 a2 up to an are real numbers, a0 not equal to 0, n is non-negative integer, ये सब कंडीशंस है, is called a polynomial function of degree n। डिग्री n होने के लिए उसका a0 है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो गया तो डिग्री n नहीं होगी, डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये कंडीशन है। n नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब n नेगेटिव हुआ तो वो 1 अपन में वो रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा 1 अपन वो 1, मतलब ये x रेज टू n माइनस 1 उसी फॉर्म में होने चाहिए। मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन अपना r है, रेशनल फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू px अपॉन qx के फॉर्मेट में जो अगर मेरा फंक्शन है, वेयर px इज एंड qx बोथ आर पोलिनोमियल्स एंड qx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े कंसेप्ट्स और देखेंगे और सम्स भी करेंगे। थैंक यू।